हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की, जिसमें सबसे पहले मैंने यूनिट ली है आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमेरिज्म का मेरा 4th लेक्चर है। आप लोग इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। Compounds having same molecular formula but one contain a closed ring, another contain a linear chain. Such isomers are known as ring chain isomers. इन कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन एक कंपाउंड तो रिंग की फॉर्म में होगा और दूसरा कंपाउंड ओपन चेन की फॉर्म में होगा। ऐसे आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन C6H12, और उसी की तरह उसी फॉर्मूले से बन जाएगी हेक्सेन, अगेन C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है और हेक्सेन एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपको, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या जिसका दूसरा नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के थ्रू या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के थ्रू हम किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन का पता लगाते हैं। इससे हमारे को उसके आइसोमर्स निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है इट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मस्ट बी ब्रोकन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, आपने उस कंपाउंड में कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे जिससे वो लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, उस नंबर को, उन बॉन्ड्स के नंबर को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के दो तरीके हैं। या तो आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ हो, आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। और दूसरा, इसका फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलती है, फिर हम बात करेंगे कि इस DU के थ्रू हम नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते वक्त कैसे इसकी हेल्प लेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो मेरे को कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे कि डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिससे ये लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बच्चों, 1 है। यहां पर मुझे इस तरह के 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कितनी है, 2 है। अब इस कंपाउंड, इस ग्रुप को देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मेरे को यहाँ 2 डबल बॉन्ड इस तरह से ये ब्रेक करने पड़ेंगे, जिससे ये लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका DU भी कितना होगा, 2 होगा। इस कंपाउंड को देखिए, पहले तो मुझे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी लीनियर नहीं होगा, तो उस लीनियर चेन को बनाने के लिए मुझे एक और बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले ये जाएगा और उसके बाद इस बॉन्ड के टूटने से रिंग खुल जाएगी। तो यहाँ पर DU की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2। एक तो किसके लिए, इस बॉन्ड के लिए, और दूसरा DU किसके लिए होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ताकि साइक्लिक रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस कंपाउंड को देखिए, डबल बॉन्ड 2 तोड़ेंगे, एक रिंग को तोड़ेंगे, तो इसका DU कितना हुआ, 3। इस कंपाउंड को देखिए, 1 2 3 4 5 6, और एक रिंग के कारण अलग से, तो इस कंपाउंड का DU कितना हुआ, 7 हुआ। आप लोग साथ साथ खुद भी करके देख लीजिए ट्राई। फिर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की, इसमें 1 2 3 और रिंग के लिए 4, तो इसका DU कितना हुआ, 4। इसमें 2 रिंग्स लगी हुई हैं, तो पहले मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तो ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, और कहीं से भी बीच में से तोड़ दूंगा तो ये लीनियर कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। इसका DU भी कितना हुआ, 2। ये कंपाउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग्स बच्चों एक से ज्यादा हो, तो आप उनके रिंग डायरेक्ट काउंट कर लिया कीजिए।
1 2 3। जैसे मैं इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़ूंगा, जैसे मैं इन तीनों को तोड़ूंगा तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर सैचुरेटेड में। पहले मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, फिर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, और जैसे मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा ये खुल जाएगा ऐसे। तो जैसे ही खुल जाएगा इसका ड्यू कितना हुआ 3, यानी कि नंबर ऑफ रिंग्स प्लस डबल बॉन्ड। एक तरह से ये ड्यू निकालने का एक छोटा एक सिंपल सा ट्रिक हो गई कि हम रिंग गिन लें और डबल बॉन्ड का नंबर गिन लेंगे तो वो ड्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए काउंट करिए, एक डबल बॉन्ड एक, यहां पर 2, यहां पर 3, तो 1 2 3 4 तो हो गई मल्टीपल बॉन्ड्स के कारण, एक इस रिंग के कारण, एक इस रिंग के कारण, तो 4 + 1 कितना हो गया इसका ड्यू, इसका ड्यू हो गया 6। यहां पर 1 2 3 4 और एक रिंग के तोड़ने के कारण तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इधर देखिए रिंग कितनी है 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने हैं 2, तो यहाँ ड्यू कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4, रिंग तो 3 है तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 4। क्यूबेन बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका डिस्क्रिप्शन तो मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आपको। इसका जो ड्यू होता है वो मैंने स्टार लगा रखा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इसमें 6 रिंग्स हैं, भाई हर फेस का फेस रिंग की तो बना रहा है क्लोज, लेकिन इसका ड्यू 6 नहीं होता, इसका ड्यू 6 नहीं होता, इसका ड्यू होता है 5। याद रखना, अभी मैं थोड़ी देर में इसको डिस्कस करने वाला हूं। इस कंपाउंड को देखिए बच्चों, बेंजीन रिंग का ड्यू 4 होता है, याद रखिएगा आप। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होगा 3, ये रहा, एक रिंग ब्रेक हो गई चौथा, और ये 5वां, और ये 6 और 7, तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना हो गया 7 हो जाएगा। इस तरह से कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के भी हम ड्यू निकाल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो हम ड्यू कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। अब हम बात करें कंपाउंड का अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उसका ड्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। ड्यू का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स होता है, या ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन के इक्वल है, जिससे वो कंपाउंड लीनियर सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो जाए बच्चों, चेंज हो जाए। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको दे रहा हूं, उससे ड्यू आपको निकालना है। तो ड्यू निकालने के लिए पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। किसी भी कंपाउंड का ड्यू की एक ट्रिक हमने बना रखी है, -m + t। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं किसी भी मॉलिक्यूल की ड्यू निकाल सकता हूं। यहां पे C तो नंबर ऑफ कार्बन है, m का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन। T ट्राइवैलेंट एटम कितने हैं, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में बाइवैलेंट एटम का कोई रोल नहीं है, यानी कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है ऑक्सीजन सल्फर, अगर वो मॉलिक्यूल में गिवन भी हैं तो उसका फॉर्मूले में कहीं कोई लेना देना नहीं है। एक तो मुझे मोनोवैलेंट देखने हैं और एक मुझे ट्राइवैलेंट देखने हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल से आपको बताऊं पहले। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला कंपाउंड मुझे दिया गया है सिंपल सा C2H4। अब अगर मैं इसका ड्यू फॉर्मूले से निकालूंगा तो हाफ 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन है 2 + 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4 प्लस ट्राइवैलेंट तो कोई है ही नहीं, तो 4 + 2 6, 6 - 4 2, 2/2। इस कंपाउंड का ड्यू कितना होता है 1 होता है। तो पहले हम ड्यू की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे ड्यू 1 हो तो उसका क्या मीनिंग है, ड्यू 2 हो तो उसका क्या मीनिंग है। इस तरह से हम देखने वाले हैं। आइए नंबर 2 एग्जांपल देखिए। नंबर 2 एग्जांपल है आपका C4H6। अब C4H6 में ड्यू कैसे निकलेगा, हाफ 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 + 2 माइनस मोनोवैलेंट 6 + 0, तो यहां से जो ड्यू निकलेगा वो ड्यू निकलेगा बच्चों 2। जरूरी नहीं कि केवल आपको सिंपल हाइड्रोकार्बन दिए जाएं। मान लीजिए आपको देता है C4H8O, तो यहां ड्यू कैसे निकालूंगा, यहां निकालूंगा हाफ 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 + 2 माइनस 8 + 0। मुझे ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा ड्यू इस कंपाउंड का कितना निकलेगा बच्चों 1। इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हम ड्यू निकाल सकते हैं।
कुछ एक दो ट्राइवेलेंट के एग्जांपल भी लेते हैं बच्चों। C4H11N, अगर मैं इसका ड्यू निकालना चाहता हूं तो हाफ 2 into नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 प्लस 2 माइनस 11 प्लस 1, ये 11 तो आ रहा है इसके कारण और 1 ट्राइवेलेंट के कारण आ रहा है। चेक कर लीजिए, ड्यू इज इक्वल टू हाफ 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 11 0, तो इसका ड्यू अल्टीमेटली क्या आएगा 0। याद रखना बच्चों ये एमीन्स के फॉर्मूला होता है, अगर आप याद रखेंगे तो CnH2n प्लस 3n। तो जब भी आपको हाइड्रोजन का नंबर डबल से 3 ज्यादा दिख जाए तो 100% या तो प्राइमरी अमीन होगा, या वो सेकेंडरी अमीन होगा, या वो टर्शियरी अमीन होगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा C4H7n, C4H7n निकालते हैं ड्यू, तो करिए ड्यू हाफ 2 into 4 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 1, 7 तो हाइड्रोजन के लिए आ गया और ट्राइवेलेंट के लिए प्लस 1 आ गया। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 7 4, 4 by 2 2, तो इस कंपाउंड की ड्यू कितनी होगी 2। ये फॉर्मूला होता है बेटे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स का। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है, इसको जनरलाइज हम करते हैं CnH2n minus 1n से। तो जब भी हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से एक कम हो नाइट्रोजन के साथ में, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड आपके होते हैं साइनाइड्स, ऐसे कंपाउंड आपके होते हैं साइनाइड्स। कुछ एग्जांपल और लेना चाह रहा हूं मैं बात करता हूं सिक्स्थ एग्जांपल की। सिक्स्थ एग्जांपल में मैं बात करता हूं सिक्स्थ एग्जांपल की। सिक्स्थ एग्जांपल में मैंने लिया, सपोज ये मैंने लिया C4H9NO, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यानी कि मैं कंपाउंड ले रहा हूं CnH2n plus 1NO। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आपको फॉर्मूला देख के पता लग जाएगा किस कैटेगरी का है, और काफी क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता लग जाएंगे, आपको कोई बना के देखने की जरूरत नहीं है। खैर अपन बात करते हैं सी हाफ डी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, हाफ 2 into 4 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 1, ओ को मैंने काउंट ही नहीं करना, ट्राइवेलेंट एक एटम है और ये 9 है तो काउंट करते हैं। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 9 2, 2 by 2 1, तो इस कंपाउंड का ड्यू कितना होता है 1। और जिनको याद है वो जल्दी से बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों ये एमाइड्स या ऑक्सिम्स होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ड्यू 1 आ रहा है तो उसके चांसेस होंगे कि मैं उसको किसमें ढूंढूंगा, उसको एमाइड में या ऑक्सी में ढूंढूंगा। इस तरह से हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के भी ड्यू निकाल सकते हैं और फॉर्मूला देख के भी हम ड्यू निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि इस ड्यू का करेंगे क्या अपन, मतलब इसका रोल क्या, हम कर क्यों रहे हैं ड्यू की स्टडी। आइए देखते हैं ड्यू की स्टडी से क्या बेनिफिट अपने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी कंपाउंड में ड्यू से होता क्या है, तो ड्यू से आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड का ड्यू 1 है तो आपको पता लग जाएगा इस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, जरूर इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 2 आ जाएगा तो उसके कई केस बन सकते हैं, या तो इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, या इस कंपाउंड में 2 रिंग्स हैं, या इस कंपाउंड में एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, और या इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, या इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इससे आपको बताओ आइसोमर्स बनाना आसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला गिवन है, वो कहता है कि इसके आइसोमर बनाओ पॉसिबल कितने हैं। तो ऐसे अपन क्या क्या बनाएंगे, अपने किस डायरेक्शन में जाएंगे वो डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। तो डायरेक्शन वो क्या है कि अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 2 आ गया तो मेरे पास वैसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहले मैं उसके 2 रिंग वाले कंपाउंड बना के देखूंगा, फिर मैं उसके 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना के देखूंगा, थर्ड कैटेगरी में मैं एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड देखूंगा, और फोर्थ में मैं
एक ट्रिपल बॉन्ड लगाकर उसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, तो DU से नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में मुझे हेल्प मिलती है। एक DU का मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है और रिंग भी। अनसैचुरेशन के लेवल की बात करूं तो जितनी अनसैचुरेशन लेवल डबल बॉन्ड का माना जाता है उतना ही अनसैचुरेशन लेवल किसका माना जाता है, एक रिंग का माना जाता है। इसका कारण भी बताता हूं। जब किसी रिंग को हाइड्रोजनेट करते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन को मैं हाइड्रोजनेट करूंगा H2 से रिएक्शन, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। तो इसने कितने H2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया, एक मोल को एब्जॉर्ब किया, तो इसका DU 1 है। और अगर मैं साइक्लो हेक्सेन को हेक्सेन में कन्वर्ट करूंगा, वो भी कितने H2 लेगी, 1। देखिए कैसे कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों साइक्लिक रिंग की DU और डबल बॉन्ड की DU बराबर होती है। अगर मैं इस साइक्लोहेक्सेन को हाइड्रोजनेट करता हूं तो मेरे पास बन जाती है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं हेक्सेन को करता हूं हाइड्रोजनेट 1 2 3 4 5 6, तो भी मेरे को 1 मोल H2 की जरूरत पड़ती है उस हेक्सेन को बनाने के लिए। तो आप DU को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल का DU उसके हाइड्रोजनेशन में काम आने वाले H2 के मोल्स का नंबर होता है। तो यहां भी 1 मोल H2 काम आया और यहां भी 1 मोल H2 काम आया, यानी कि इन दोनों कंपाउंड का DU कितना है, इसका भी DU 1 है और इसका भी DU कितना है बच्चों, 1 है। इस तरह से DU को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो बोल दो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट शुड बी ब्रोकन टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड लीनियर कंपाउंड, और it is the number of moles of H2 required for the hydrogenation of a compound in order to make it linear unsaturated compound। इस ये DU का मतलब है, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर देख के आप DU निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देके बात करते हैं। अगर मेरे को कहा गया है कि कंपाउंड का फॉर्मूला C4H6, मुझे कहा गया है कंपाउंड का फॉर्मूला है C4H6, तो जब मैं इसका DU निकालता हूं तो इसका DU आता है बच्चों 2 into 4, ये हाफ तो करेंगे ही, +2 -6 +0, तो इसका DU आता है सोल्व करने पर 2। अब जैसे DU 2 आएगा, मेरी कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएगी, मेरी पहली कैटेगरी हो जाएगी बेटे ट्रिपल बॉन्ड की, मेरी पहली कैटेगरी हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड की, मेरी दूसरी कैटेगरी हो जाएगी 2 डबल बॉन्ड्स की, मेरी दूसरी कैटेगरी हो जाएगी 2 डबल बॉन्ड्स की, मेरी थर्ड कैटेगरी हो जाएगी रिंग प्लस डबल बॉन्ड की, और मेरी लास्ट कैटेगरी हो जाएगी 2 रिंग्स। बस, इसके अलावा और मुझे कहीं ढूंढना नहीं है कि इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, ये मुझे चेक करने के लिए इन 4 कैटेगरीज में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं 4 कार्बन के कंपाउंड में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सीधी सी बात है, 4 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो कॉर्नर पर हो सकता है बच्चों, या बीच में हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ब्रांच लगाने पर ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं बनता, इसलिए मैं लीनियर में चेक कर रहा हूं। तो एक कंपाउंड ये हो सकता है, एक कंपाउंड ये हो सकता है। 2 डबल बॉन्ड की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो और या वो डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव हो। तो 2 कंपाउंड एल्काइन के बनते हैं और 2 कंपाउंड डाइईन्स के बनते हैं। ऐसी एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं उनको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स कहते हैं, और एक ऐसी डाइईन जिनमें साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्यूमुलेटिव डाइईन्स कहा जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। तो भैया एक तो रिंग के अंदर ही डाल दो डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम एंडोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं जो रिंग के अंदर होते हैं। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, मैं 3 कार्बन की तो रिंग ले लूं, एक कार्बन बाहर निकाल देता हूं, DU 2 रहेगा। ऐसा भी कर सकता हूं, ये मिथाइल ग्रुप आ जाए यहां पर। इस तरह से मैं 3 कंपाउंड ये बना सकता हूं, और मैं ये भी कर सकता हूं कि रिंग बना के एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो टोटल 4 साइक्लिक रिंग और डबल बॉन्ड के केस मिलते हैं, और 2 रिंग्स में एक ही पॉसिबिलिटी कार्बन 4 ही रखने हैं मुझे, तो इस तरह का बाईसाइक्लो कंपाउंड मैं ले सकता हूं। तो टोटल काउंटिंग करूंगा तो पहली कैटेगरी में 2 आ गए, दूसरी कैटेगरी में भी 2 आ गए, तीसरी कैटेगरी में 4 आ गए, और चौथी कैटेगरी में 1 आ गया। तो टोटल 9 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेंगे
अगर आपका फॉर्मूला है C4H6, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे एक और एग्जांपल की। उसने हमें फॉर्मूला दिया कि फाइंड, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स आर देयर, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स आर देयर, साइक्लिक आइसोमर्स, और साइक्लिक के अंदर भी पता क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट नहीं करना। आगे हालांकि अभी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, 2 लेक्चर्स के बाद उसका नंबर आएगा तो हम उसकी और डिटेल में करेंगे। ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O, इस फॉर्मूले के आपको साइक्लिक आइसोमर्स ड्रॉ करने बनाने। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम तो मैं डी करूंगा, हाफ 2 × 4 + 2 - 8 + 0, तो जब आप देखेंगे इसका डी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि एक चीज तो मुझे पता लग गई बच्चों, क्या मुझे क्या पता लग गया, मुझे ये पता लग गया या तो इस कंपाउंड में एक रिंग होगी या इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड को तो लूंगा नहीं क्योंकि मुझे कहा गया है कि साइक्लिक ही बनाने, तो यानी कि मैं केवल वो कंपाउंड देखूंगा जिसमें किस बात की पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, जिसके अंदर एक रिंग की पॉसिबिलिटी होगी। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड में 4 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, तो सबसे पहले मेरा दिमाग चलेगा 4 कार्बन और साइक्लिक रिंग में ये वाला, 4 कार्बन है और एक O है, तो ये पहला कंपाउंड साइक्लिक एल्कोहल। अब 4 कार्बन की रिंग छोटी करते जाऊं, 3 की रिंग, अब 3 की रिंग में एक बार CH2 लगा दिया, या तो 4 मेंबर की रिंग हो या 3 की रिंग की एक बार ब्रांच हो। अब ये ब्रांच ऐसे भी तो हो सकती थी कि OH भी आ जाता और मिथाइल भी आ जाता, और ये ब्रांच ऐसे भी हो सकती थी कि यहां तो मैं OH लगा देता और यहां क्या लगा देता, मिथाइल। इतनी पॉसिबिलिटी तो आपकी यहां बन सकती है। इसके अलावा आप जानते हो जब जब एल्कोहल पॉसिबल होता है बच्चों, तब तब ईथर भी पॉसिबल होगी। याद करो, एल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, तो एल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो ईथर बनने की पॉसिबिलिटी भी होती है। यानी कि यहां पर मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे आइसोमर्स बन गए जिनमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिंग, ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं जिसमें ऑक्सीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ रिंग। ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी रिंग का पार्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उसके एग्जांपल देखें हम, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिंग का पार्ट भी ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड भी साइक्लिक ईथर, बहुत ज्यादा स्टडी की जाती है इसकी, बहुत अच्छा सोल्वेंट होता है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं, छठा आइसोमर हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि मेंबर आ जाए 4 जिसमें 3 कार्बन होंगे और एक क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, 3 कार्बन और एक बाहर 4 कार्बन एक ऑक्सीजन। और इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या है वो पॉसिबिलिटी ये है बच्चों की, मिथाइल ईथर भी लग सकता है। तो एक ईथर में ये बन सकता है, एक ईथर में ये बन सकता है, एक ईथर में 4 कार्बन और 3 कार्बन, 4 कार्बन का 4 मेंबर की रिंग हो गई और 5 मेंबर रिंग। अब मैं 3 मेंबर की रिंग लेके चल रहा हूं, ये लो भाई 3 मेंबर की रिंग। अब 3 मेंबर की रिंग में कार्बन तो 2 ही हैं और टोटल मुझे कार्बन 4 चाहिए, तो आप इसको इथाइल बार लगा सकते हो। 3 मेंबर की रिंग आप चाहो तो 2 मिथाइल ऐसे बार लगा सकते हो। 3 मेंबर की रिंग आप चाहो तो 2 मिथाइल एक ही कार्बन पर भी बाहर लगा सकते हो। तो इस तरह से अगर मैं काउंटिंग करूंगा 7 8 9 10 और 11, तो ये टोटल 11 आइसोमर्स बन जाएंगे इस फॉर्मूले के, जिसको हम स्टडी कैसे करें कि शुरू के जो 5 है ये टिक लगा देता, उनमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं है, और जो बाद के 6 हैं उनमें ऑक्सीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ रिंग। इस तरह से हम बात करते हैं डीयू की, और इसके साथ ही हम किसकी बात करते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स की बात करते हैं। अगर मैं रिंग चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स की बात करना चाहूं आपसे, अगर मैं रिंग चेन आइसोमर्स के एग्जांपल की बात करना चाहूं आपसे, तो वो
स्पेसिफाइड एग्जांपल है, आपको लर्न करने, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो याद रखिएगा, साइक्लोएल्केन मैंने आते ही आपको एग्जांपल दिया था, एंड एल्कीन का, दोनों का फॉर्मूला CnH2n होता है। उसी तरह से साइक्लोएल्कीन एंड एल्काइन सेम फॉर्मूला होता है इनका भी, CnH2n-2। इसके अलावा साइक्लिक एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, साइक्लिक एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। आप जानते हैं साइक्लिक एल्कोहल होगा तो साथ में साइक्लिक ईथर भी आएगा, और एल्डिहाइड है तो साथ में कौन आएगा, कीटोन भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम रिंग चेन आइसोमर्स को आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी चौथी आइसोमरिज्म। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।